सरला मुद्गल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। आज से 28 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया ये केस कुछ इस प्रकार है कि ये दो पति पत्नी थे, जितेंद्र माथुर और मीना माथुर। इन दोनों की ही शादी को करीबन 10 साल हो चुके थे और इनके 3 बच्चे भी थे। शादी के 10 साल बाद जितेंद्र माथुर को एक सुनीता नरूला नाम की औरत से प्यार हो जाता है। अब दिक्कत यह है कि हिंदुओं में 2 शादियां इलीगल हैं, तो ऐसे केस में जितेंद्र माथुर ने इस्लाम कबूल कर लिया और सुनीता नरूला भी धर्म परिवर्तन करके फातिमा बन गई। अब इन दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि मुस्लिम्स में तो एक साथ 4 शादियां अलाउड हैं। ये 2 साल फातिमा के साथ रहे, इनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन 2 साल बाद अचानक इन्हें एहसास होता है कि मैं तो अपनी पहले वाली जिंदगी में ही ठीक था। फिर इन महाशय ने अपने आप को हिंदू में कन्वर्ट कर लिया और फातिमा को छोड़कर वापस अपनी पिछली बीवी मीना माथुर के पास चले गए। ये हमारे पर्सनल लॉ सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल था, लेकिन इससे भी बड़ा लूप होल है निकाह हलाला, जो कि ट्रिपल तलाक इलीगल होने से पहले बहुत ज्यादा मात्रा में नोटिस किया जाता था। निकाह हलाला को आप ऐसे समझो कि मुस्लिम्स में फॉलो किया जाने वाला ये एक प्रोसेस है। ट्रिपल तलाक के इलीगल रेगुलेट होने के पहले के एग्जाम्पल की मदद से समझो कि ये एक मुस्लिम पुरुष है ए और ये एक मुस्लिम महिला है बी और इनके 2 बच्चे भी हैं। अब एक दिन किसी बात पर ए और बी के बीच में खतरनाक तू मैं हो गई। इस लड़ाई से बहुत गुस्से में आके ए ने बी को 3 बार तलाक 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 बोला और ऐसा बोलकर मुस्लिम पुरुष ए ने मुस्लिम महिला बी को तलाक भी दे दिया। इस डिवोर्स को ऑफिशियल करवाने के लिए अपने इलाके के काजी के पास गए और तलाक अप्रूव भी करवा लिया। लेकिन जब कुछ दिन बाद दिमाग शांत हुआ, तब दोनों को एहसास हुआ, अरे ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बच्चों के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अब अगर ये ए और बी वापस एक दूसरे के पास आना चाहें और रीमैरिज करना चाहें, तो बाकी सभी धर्मों में ये इंस्टेंटली हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स में ये रियूनियन सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है। इनको निकाह हलाला के प्रोसेस से गुजरना होगा। निकाह हलाला के प्रोसेस से गुजरने का मीनिंग ये है कि इस मुस्लिम महिला बी को किसी दूसरे मुस्लिम व्यक्ति सी से शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये वापस ए से शादी करने के लिए एलिजिबल होगी। अब आप सोचोगे ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ नाम के लिए सी से शादी कर लेगी और फिर उसको डाइवोर्स देके वापस ए से शादी कर लेगी। नहीं, यही तो दिक्कत है। इस मुस्लिम महिला बी को इस दूसरे मुस्लिम व्यक्ति सी से सिर्फ शादी ही नहीं करनी होगी, मैरिज को कंज्यूमेट भी करना होगा। यानी बी और सी को पति पत्नी की तरह रहना होगा, इनके बीच फिजिकल रिलेशंस होने चाहिए, उसके बाद ही ये ए से शादी करने के लिए एलिजिबल होगी। यहाँ आपको ये तो पता चल गया कि इस मुस्लिम महिला बी की फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 16 अगस्त 2017 को पब्लिश्ड रिपोर्ट में इंडिया टुडे ने जो एक सर्वे किया था, उसमें बताया था कि इस निकाह हलाला के रिवाज की आड़ में देश में दबा के स्कैम चल रहा है। शादी बचाने के नाम पर मौलवीज 1 नाइट स्टैंड के लिए रुपए ले रहे हैं। अलग अलग केसेस में 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। और जब पूछा जाए कि निकाह हलाला के पीछे लॉजिक क्या है, तो इनका आंसर है ये जब तक कि इस पहले शोहर के अलावा किसी और मर्द से निकाह ना कर ले, तो ये हलाला का हुक्म तो अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह ताला की तरफ से बयान करदा हुक्म पर एतराज करते हुए कहना कि ऐसा क्यों है, ये बहुत ही बुरा होता है। हालांकि ये बात सच है कि मुस्लिम्स में एक पुरुष के लिए 4 शादियां करना लीगल है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि हिंदुओं में बहुविवाह अवैध होने के बावजूद भी ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं मुस्लिम्स के कंपैरिजन में। ऐसे कई फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम आज की इस वीडियो का आधार बनाएंगे और डीप एनालिसिस करके ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लागू होना चाहिए या नहीं। इन शॉर्ट, यूसीसी के बारे में पोलराइज्ड भाषण देते वक्त चाहे बीजेपी का नेता हो या किसी अपोजिशन पार्टी का या फिर इंडियन मीडिया हो, वो आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपके सामने ये एक पुरुष है यानी मेल है एम, और आपके सामने ये एक महिला भी है यानी फीमेल है एफ। अब हमारे देश का जो कानून है वो इन मेल और फीमेल्स के आपसी संबंध को 2 हिस्सों में बांटता है, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। फॉर एग्जाम्पल, ये एम और एफ दोनों बाइक और स्कूटी पर जा रहे थे। आगे चौराहे पर रेड लाइट मिली तो एम ने अपनी बाइक रोक ली। एफ का ध्यान कहीं और था। जब उसे पता चला रेड लाइट है, तो हड़बड़ाहट में स्कूटी रोकने के चक्कर में उसने हमेशा की तरह पैरों का इस्तेमाल किया। स्कूटी रुकी नहीं और बाइक में ठुक गई। ये एम पागल और गुस्सैल किस्म का आदमी था और अपनी बाइक से बहुत प्यार करता था। इसको हद से ज्यादा गुस्सा आया। इसने साइड में पड़ी हुई ईंट उठाई, एफ को जोर से मारी और एफ की मृत्यु हो गई। एम और एफ का ये इंटरेक्शन एक क्रिमिनल केस का मामला है और हमारे देश में क्रिमिनल केस पहले से ही यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ये एम और एफ हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो या पारसी हो, कोर्ट में ये ईंट मारने वाला केस एक नजर से और समान भाव से लड़ा जाएगा, या यूं कह लो कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी के तहत लड़ा जाएगा। और एम को जो सजा होगी वो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एम और एफ की शादी होनी है और एम और एफ अगर हिंदू होते तो शादियों के नियम अलग हैं, मुस्लिम होते तो शादियों के नियम अलग हैं, क्रिश्चियंस में अलग हैं, ज्यूज में अलग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एक्सेट्रा। लेकिन भारत में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि अगर सिर्फ हिंदूज में भी देखा जाए तो भी अलग अलग नियम है। जैसे नॉर्थ इंडिया में सपिंड विवाह की मान्यता है, माँ की तरफ 3 पीढ़ियों तक और पिता की तरफ 5 पीढ़ियों तक शादी नहीं हो सकती, सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, कजन्स में शादियां नहीं हो सकती। लेकिन वहीं साउथ इंडिया में हिंदूज में, आई रिपीट हिंदूज में क्रॉस कजन्स में शादियां होती हैं। अगर एक बहुत ही क्लैरिफाइड चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊं तो देश के प्रधानमंत्री की इस स्पीच के बाद जिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मीडिया में इतनी हाय तौबा मची हुई है, टेक्निकली उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में 2 व्यक्तियों के बीच के सिविल मामले आते हैं जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, फैमिली, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट। फैमिली के अंडर आ जाते हैं मैरिज, सेपरेशन, डाइवोर्स, गार्जियनशिप, एडॉप्शन और उत्तराधिकार या इनहेरिटेंस जैसे मामले। प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं सक्सेशन और इनहेरिटेंस जैसे मामले। फॉर एग्जांपल, हिंदूज के बीच में सक्सेशन के लॉज अलग हैं और मुस्लिम्स के बीच में सक्सेशन के लॉज अलग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सिविल मामलों में तीसरी कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट्स की। जैसे आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया तो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी स्टूडेंट ने एक रूम किराए पर लिया तो रेंट एग्रीमेंट एक्सेट्रा हो गया। अब अगर आप एम्प्लॉय हिंदू हायर करो या मुस्लिम, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और ज्वाइनिंग लेटर तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होगा। और दूसरी या तीसरी कैटेगरी में, यानी हम जिन सिविल मामलों की बात कर रहे हैं, उनमें प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में इतना ज्यादा लफड़ा देखने को नहीं मिलता। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा मीडिया में इतना उछाल मार रहा है वो मेनली तो फैमिली लॉ से ही रिलेटेड है। होपफुली आपको यह समझ आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म का मीनिंग है समान, हर किसी के लिए सेम। सिविल का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया कि लोगों के बीच के ऐसे मसले जो क्रिमिनल नहीं हैं या सिविल मसले हैं, मेनली फैमिली के मसले हैं। और कोड का मीनिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज। ये यूसीसी मीडिया में इतना उछाल इसलिए भी मार रहा है क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा भी था। आपके सामने बीजेपी का ये जो 2019 का मैनिफेस्टो रखा है, इसमें ध्यान से देखो टू डू लिस्ट में कौन सी 3 मेजर चीजें हैं। 370 हटाएंगे, हो गया, टिक लगा दो। मंदिर वहीं बनाएंगे, हो गया, टिक लगा दो। और यूसीसी लागू करवाएंगे, ये नहीं हुआ। ये अब बीजेपी का नेक्स्ट मेजर फोकस है। अब बात 14 जून 2023 की है। इस नेक्स्ट मेजर फोकस के चलते ही 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक के लिए एक नोटिस जारी किया और उसमें पूछा कि क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी होना चाहिए। कृपया आपने अपने व्यूज अगले 30 दिनों में सबमिट करें। और इसमें 11 जुलाई 2023 तक ही लॉ कमीशन के पास टोटल 46 लाख रिप्लाईज आ चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि 370 हटाने से पहले तो लॉ कमीशन ने मुस्लिम्स के व्यूज नहीं मांगे, राम मंदिर बनाने से पहले तो लॉ कमीशन ने मुस्लिम्स के व्यूज नहीं मांगे। तो यूसीसी में क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो आपके सामने रखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप देख रहे हो, इसका जो 4th पार्ट है, उस 4th पार्ट में इंक्लूडेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। और इस डीपीएसपी में इंक्लूडेड है आर्टिकल 44। और आर्टिकल 44 कहता है द स्टेट शैल एंडिएवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं तो आर्टिकल 44 कहता है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह ना की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की राय को मद्देनजर रखते हुए सबकी सहमति से ही यूसीसी लागू होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंपॉर्टेंस को लोग पहचाने, इसमें बहुत बड़ा रोल सुप्रीम कोर्ट का भी है। जब महिलाओं और माइनॉरिटीज से रिलेटेड अलग अलग केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए तो काफी ऑनरेबल जजेस ने कम से कम अलग अलग 5 से 6 जजमेंट्स में इस बात को ऑलरेडी कहा है कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा ही एक बहुत रोचक, चौंका देने वाला, काफी लंबे समय तक चलने वाला केस था शाहबानो केस। शाहबानो केस को मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक माइलस्टोन की नजर से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस केस के बाद ही भारत में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिला और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ उनकी जीत हुई। शाहबानो केस में हुआ यह था कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शाहबानो बेगम नाम की एक मुस्लिम महिला अपने पति मोहम्मद अहमद खान के साथ रहती थी। मोहम्मद अहमद खान उस समय इंदौर के बहुत जाने माने वकील थे। साल 1932 में इनकी शादी हुई थी और शादी के समय शाहबानो की एज 16 साल की थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके 5 बच्चे हुए, 3 लड़के और 2 बेटियां। लेकिन शादी के 14 साल बाद शाहबानो के पति ने यानी अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। काफी लंबे समय तक वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहे। लेकिन 1975 में जब शाहबानो की उम्र 62 साल की हो चुकी थी, तब मोहम्मद खान ने शाहबानो को बोला, देखो ऐसा है, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अपने बच्चों को अपने साथ लो और इस घर से निकल जाओ। तुम कहीं और जाकर रहो और मेंटेनेंस के नाम पर मैं तुम्हें 200 रुपए हर महीने देता रहूंगा। शाहबानो इस बात से एग्री करके दूसरी जगह रहने लगी और उन 200 रुपए के भरोसे उनका घर चलता रहता था। अब अहमद खान ने वो 200 रुपए 3 साल तक तो दिए, लेकिन 1978 में रुपए भेजना बंद कर दिया। शाहबानो को पैसे मिलना बंद हुए तो उन्होंने एक वकील हायर करके इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने पति अहमद खान के खिलाफ केस कर दिया। यहाँ आप इस बात पर स्पेशल अटेंशन देना कि भले ही शादी, डाइवोर्स, मेंटेनेंस जैसे मामले
सिविल लॉज के अंडर आते हैं, लेकिन शाह बानो के वकील ने जानबूझकर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत ही केस किया था। वही सीआरपीसी जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में स्कूटी एक्सीडेंट के केस में बताया था। अब सीआरपीसी सेक्शन 125 ये कहता है कि अगर कोई आदमी फाइनेंशियली स्टेबल है और अपनी पत्नी से सेपरेट हो चुका है और साथ ही उसकी पत्नी की कोई इनकम नहीं है, तो उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर कुछ रुपए देने पड़ेंगे। ध्यान रहे, अभी तक शाह बानो सिर्फ सेपरेट रहती थी, तलाक नहीं मिला था अभी तक। अब अहमद खान जाने माने वकील थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि शाह बानो ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत केस किया है, तो उन्होंने तलाक 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 बोलकर शाह बानो को तुरंत ट्रिपल तलाक दे दिया। ट्रिपल तलाक देने के बाद अहमद खान ने जज साहब को बोला कि देखो जज साहब, मैं हूँ एक मुस्लिम और मुस्लिम होने के नाते मुझ पर और भारत के सभी मुसलमानों पर शादी और तलाक के मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू होता है और हमारे शरीयत कानून में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को तलाक देने के बाद सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस देगा। इद्दत का मीनिंग होता है कि डाइवोर्स होने के 3 महीनों बाद तक ही। अब जज साहब ने सोचा कि बात तो अहमद खान की भी सही है और बात तो शाह बानो की भी सही है। चूंकि माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, इसलिए काफी विचार विमर्श के बाद जज साहब ने सीआरपीसी सेक्शन 125 के साथ जाने का निर्णय लिया और शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया। जज साहब ने यह फैसला सुनाया कि अहमद खान अपनी पत्नी शाह बानो को 25 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। अहमद खान इस फैसले से अनसेटिस्फाई होकर हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में चले गए और वहां जाकर केस कर दिया। ये मुद्दा धीरे धीरे सिर्फ अहमद खान का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का मुद्दा बनता जा रहा था। मुस्लिम कम्युनिटी का यह मानना था कि सरकार की हिम्मत कैसे हुई हमारे पर्सनल लॉ में, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में इंटरफेयर करने की। ये इंटरफेयर करने वाली बात को फंडामेंटल लेवल पर आप कुछ यूं समझ सकते हो कि इस्लाम में ये मान्यता है कि शरीयत मुस्लिम्स का एक डिवाइन लॉ है, यानी ईश्वर ने इस लॉ को बनाया है। मान्यता ये है कि रमजान के दौरान मोहम्मद पैगंबर को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद 23 साल जितने लंबे समय में जाकर कुरान को पूरा लिखा गया। जैसे हिंदूज वैदिक परंपराओं को मानते हैं, वैसे मुस्लिम्स शरीयत लॉ के हिसाब से ही अपना काम करते हैं। अपने स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हो, ये बताता है कि पॉपुलेशन वाइज दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, दूसरे नंबर पर मुस्लिम्स हैं। तो ये शरीयत या मुस्लिम्स का डिवाइन लॉ जो पार्शियली कुरान पर भी बेस्ड है, वो पूरे ही विश्व के मुस्लिम्स के लिए मान्यता रखता है, एक या दूसरे रूप में। इन सारी बातों के चलते मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को आधार बनाते हुए शाह बानो के पति अहमद खान ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस कर दिया। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के ध्यान से बात सुनी और एक बार फिर से फैसला सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत शाह बानो के पक्ष में दिया। लेकिन अहमद खान को इस बार झटका ये लगा कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट लोअर कोर्ट ने 25 रुपए तय किया था, वो मेंटेनेंस अमाउंट हाई कोर्ट ने बढ़ाकर 179 रुपए 20 पैसे कर दिया था। इन शॉर्ट जज साहब ने यह फैसला सुनाया कि अहमद खान अपनी वाइफ शाह बानो को 179 रुपए 20 पैसे के हिसाब से हर महीने मेंटेनेंस देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। ये तो और दिक्कत वाली बात हो गई। तो फिर से मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को आधार बनाकर अहमद खान सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सुनने से पहले आप ये समझो कि सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत हारने के बाद भी अहमद खान हायर कोर्ट्स में बार बार क्यों और कैसे केस कर रहा है। अरे भाई, इतना पढ़ा लिखा वकील है, ये बात तो उसे भी पता है कि सीआरपीसी यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भारत के सभी नागरिकों पर समान तरीके से लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो। और अगर उसे ये बात पता है तो उसे इस बात का भी अंदाजा ऑलरेडी है कि वो सीआरपीसी के तहत हारता जाएगा, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को आधार बनाकर इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा क्योंकि भारत का संविधान भारत में रहने वाले हर नागरिक को आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 भी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मौजूद आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन देता है। इसका एक छोटा सा मतलब यह है कि जिसको जो धर्म मानना है मानो, जिसको कोई धर्म नहीं मानना मत मानो, नास्तिक रहो, ये भी लीगल है। और आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स देता है, यानी अपने अपने धर्मों के रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की परमिशन देता है। तो इस आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को मद्देनजर रखते हुए और शरीयत लॉ को आधार बनाकर अहमद साहब ने साल 1981 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच को यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बोला कि मेरे धर्म के खिलाफ या मेरे शरीयत लॉ के खिलाफ ऐसे ऐसे हाई कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया है, आप मुझे न्याय दीजिए। 4 साल बाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सही था, तुमको 179 रुपए 20 पैसे शाह बानो को हर महीने देने ही पड़ेंगे
लिए, उसके अलावा शाहबानों से तुमने जो बार बार कोर्ट के चक्कर कटवाए, उस चीज के लिए तुम्हें 10,000 रुपए शाहबानों को अलग से वन टाइम पेमेंट भी करना पड़ेगा। ये फैसला आते ही मुस्लिम कम्युनिटी में खतरनाक हलचल मच गई और इस समय पब्लिक एंट्री हुई AIMPLB की, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी रीति रिवाज अपनाए जाते हैं वो सारे के सारे ये AIMPLB ही तय करता है। एक तरीके से भारत में मुसलमानों का कर्ता धर्ता ये AIMPLB ही है। ये AIMPLB वो ही है जो आजकल न्यूज में छाया हुआ है और सेक्रेटरी ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो 46 लाख रिप्लाई मिले हैं उसमें से एक रिप्लाई इसका भी है, जिसमें इस बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि UCC इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जैसे ही शाहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया, वैसे ही AIMPLB ने उस समय की सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो फैसला ही पलटवा दिया। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। हुआ ये कि 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड्स ने मारा था, जिसके बारे में इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल्स देकर आपको 3D एनिमेशन के जरिए कंप्लीट स्टोरी बताई है कि कैसे सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाई थी। इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर जरूर देखना ये वीडियो। तो इंदिरा गांधी के मरते ही राजीव गांधी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके कुछ महीनों बाद ही AIMPLB और देश के मेजर मुस्लिम्स का विद्रोह इस शाहबानो केस के चलते सामने आया। ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी के सलाहकारों ने उस समय बताया कि इंदिरा गांधी हत्याकांड के चलते तुम्हारी सरकार पहले से ही सिखों के वोट्स खो चुकी है, अब मुस्लिम्स के भी वोट्स क्यों खोना चाहते हो? एक काम करो, AIMPLB का साथ दे दो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दो। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए और इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस का जो न्याय मिला था वो शाहबानों से छीनने के लिए राजीव गांधी ने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास करवा दिया, जिसके तहत वापस मुस्लिम महिलाओं को उसी नर्क में ढकेल दिया कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी मुस्लिम बीवी को तलाक दे दे तो सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस के पैसे यानी अपनी बीवी को खर्चा पानी देना पड़ेगा, उसके बाद में भाड़ में जाओ। फिर से बता रहा हूँ, इद्दत की अवधि का मतलब डाइवोर्स होने के 3 महीने बाद तक, या फिर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो बच्चा पैदा होने तक। लेकिन मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को पास करवाते वक्त राजीव गांधी ने एक छोटा सा लूप होल छोड़ दिया था। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में ये बोला था कि मुस्लिम विमेन को फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट देना पड़ेगा। इस फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट वाली बात का फायदा कई साल बाद 2021 में डैनियल लतीफी ने उठाया। डैनियल लतीफी वो ही व्यक्ति हैं जो शाहबानो केस में शाहबानो के वकील थे। तो 28 सितंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त इस फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट की कुछ इस तरीके से व्याख्या की कि डाइवोर्स के बाद मुस्लिम महिला को जो दिया जाने वाला अमाउंट है वो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और गरिमापूर्ण जीवन को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। और ध्यान से सुनो, 2001 के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जज ने क्या बोला था। बट nowhere the parliament has provided that reasonable and fair provision and maintenance is limited only for the iddat period and not beyond it. It would extend to the whole life of the divorced wife unless she gets married for the second time. कहने का तात्पर्य यह है कि 1985 में शाहबानो को जो उस वक्त की मौजूदा सरकार की वजह से न्याय नहीं मिल पाया वो इनडायरेक्टली 2001 में डैनियल लतीफी ने दिलवाया था। और आज के भारत में मुस्लिम महिलाओं को दोनों ही चीजों से छुटकारा मिल चुका है, ट्रिपल तलाक भी और इद्दत की अवधि तक मेंटेनेंस भी। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो इन 2 केसेस में UCC इनडायरेक्टली अप्लाई हो चुका है। इस बात में भी कोई दौराय नहीं है कि बीजेपी UCC के मुद्दे पर राजनीति तो कर रही है, उसका एक छोटा सा अंश ये भी है कि UCC का मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में था और 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को अपना वादा पूरा भी करना पड़ेगा। काफी सारे स्टेट्स और रिपोर्ट्स ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ से ऐसे अवेलेबल हैं कि मुस्लिम्स हो या अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो, डिस्क्रिमिनेशन अब बहुत कम केसेस में देखने को मिल रहा है। मेरा पर्सनल टेक UCC के मुद्दे पर एकदम साफ है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के साथ खड़ा हूँ। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है, राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह ना की जाए। इस प्रयास शब्द का मीनिंग इनडायरेक्टली यहाँ पर यही है कि UCC का ड्राफ्ट जो सरकार तैयार करेगी वो बहुत सोच समझकर होना चाहिए, इस तरीके से कि डाइवर्सिटी को ठेस ना पहुंचे, डिस्क्रिमिनेशन को ठेस पहुंचनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं भी इंप्लीमेंट होता है टेक्निकली तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में, जेंडर या माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को खत्म कर दो। इस बात का एक बहुत सीधा सीधा एग्जांपल है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। किसी भी लेडी पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो जाके सीधा केस ठोक दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ऐसा ही दूसरा इंपॉर्टेंट केस था हिंदुओं में सती प्रथा का। अगर पति की मृत्यु होती थी तो उसी के साथ पत्नी को भी चिता में जल के मरना पड़ता था। अब इमेजिन करो कि हिंदू इस बात को पकड़कर बैठ जाएं कि नहीं ये तो हमारा ट्रेडिशन था
हम ये नहीं छोड़ेंगे, हम तो सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे एक्सेट्रा। तो हुई ना बेवकूफी वाली बात। ऐसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू आए या मुस्लिम्स के नियमों में अलग से बदलाव करके लाया जाए, लेकिन पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह की प्रथा मुस्लिम्स में या किसी और कम्युनिटी में, यानी एक आदमी को जो 4 शादियां करने का अधिकार है, वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि सबसे लेटेस्ट वाली को तो फुल प्रेफरेंस मिलती है और पुरानी वालियों के फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। चाहे कोई भी समाज हो, ये बहुविवाह की प्रथा एक समय पर इसलिए आई थी ताकि सेक्स रेशियो मेंटेन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में अगर किसी कम्युनिटी में 1000 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं, तो जब युद्ध होता था तो सारे के सारे पुरुष ही युद्ध में जाया करते थे। ऑब्वियस है, अब उन 1000 में से अगर 400 मर गए और 600 बच गए, तो 1000 महिलाओं पर सिर्फ 600 पुरुष बचे ना, सेक्स रेशियो की ऐसी तैसी हो गई ना, तो ऐसे केस में बाकी महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, बाकी महिलाएं कुंवारी ना रह जाएं, इसलिए बहुविवाह की प्रथा थी। लेकिन अब कहां बार बार युद्ध हो रहे हैं, तो उस बहुविवाह की प्रथा को 21वीं सदी तक खींचकर लाने में पर्सनली एटलीस्ट मुझे तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। और अगर ऐसा है तो सारे हिंदू भी बोलने लग जाएंगे। हमारे प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की तो 3 पत्नियां थीं, हमारी भी 3-3 पत्नियां होनी चाहिए। हम भी सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे, ऐसा नहीं होता भैया। समय के साथ सोच बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, इस वीडियो पर क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से ध्यान से समझो कि 1984 में भोपाल गैस कांड कैसे हुआ था।